कुछ साल पहले की बात है। सुजाता अपने बेटे रमाकांत और पति मदन लाल के साथ रामपुर नाम के शहर में रहती थी। सुजाता के पति एक कंपनी में जॉब करते थे और सुजाता अपना घर संभालती, अपने बेटे का ख्याल रखती। अब रमाकांत बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे रमाकांत बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उनका घर का बजट पूरी तरह से हिल चुका था। मदन लाल मेहनत तो कर रहा था लेकिन उनकी जरूरतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, रमाकांत मदन लाल से, पिताजी, इस साल मैं 12वीं में हूँ और कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाली है, इसलिए सर ने 2 दिन में ही फीस भरने के लिए कहा है। हाँ बेटे, जरूर, मैं 2-3 दिन में ही तेरे सर से मिलने आता हूँ। ठीक है पिताजी, लेकिन अगर फीस भरने में देर हो गई तो सर मुझे एडमिशन नहीं देंगे, न ही उनके ट्यूशन में मुझे लेंगे। बेटा, तुम पढ़ाई में बहुत तेज हो, अगर फीस में थोड़ी देर भी हो जाए तो तुम्हारे सर तुम्हें मना नहीं करेंगे। पिताजी, मुझे उसी ट्यूशन में पढ़ना है, प्लीज आप कुछ भी करके मेरी फीस भर दीजिएगा। हाँ बेटा। अब रमाकांत बाहर चला जाता है। सुजाता, अब रमाकांत की फीस भी भरनी है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। महीने की आखिरी तारीख भी चल रही है। ये लीजिए, ये कुछ 5,000 रुपए है, आप अभी इन पैसों को भर दीजिए, फिर बात का बाद में देख लेंगे। लेकिन सुजाता, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से? आपके ही तो दिए हुए पैसों से बचा कर रखे थे मैंने, ताकि इमरजेंसी हो तो काम आ सके। मदन लाल सुजाता से पैसे लेकर रमाकांत की फीस भर देते हैं और सुजाता सोच में पड़ जाती है कि अब तो रमाकांत सिर्फ 12वीं कक्षा में है, आगे तो उसे और भी ज्यादा पैसे लगेंगे। आखिर उसके अच्छे करियर का जो सवाल है, तो वो मन ही मन, अब मुझे भी इनके साथ कुछ काम कर लेना चाहिए ताकि रमाकांत की हर जरूरत पूरी हो सके। लेकिन अब मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, क्या करूँ? सुजाता सोचते सोचते अपने बहन सीमा को कॉल करती है, जो कि मुंबई में रहती थी। हेलो दीदी, मैं सुजाता बात कर रही हूँ। हाँ सुजाता, अरे मेरे पास तेरा नंबर है, बोल कैसी है मेरी छोटी बहन? क्या बताऊँ दीदी, रमाकांत की पढ़ाई के लिए बहुत सारा खर्चा हो रहा है और तुम तो जानती हो हमारे घर में ये अकेले ही कमाते हैं, उसमें हम 5 लोगों की जिम्मेदारियां भी है इन पर। माँ जी पापा वो गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी तो कुछ पैसे भेजने पड़ते हैं ना। अरे तो तू भी कोई काम कर ले ना, तू भी तो काम कर सकती है। कैसा काम दीदी? देख सुजाता, अब गर्मी का मौसम है तो अलग अलग प्रकार के आम आ रहे हैं बाजार में, क्यों ना तुम भी मेरी तरह आम बेचो? नहीं दीदी, अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोग क्या कहेंगे ये देखती रहेगी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, समझी? मदन लाल जी को बताओ, समझाओ और कोई काम शुरू करो, मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद कर दिया करूंगी। देख, अच्छे से कच्ची कैरियां खरीदना, वो पकने के बाद अगर तुम उन्हें बेचती हो या फिर लोगों तक पहुंचाती हो तो लोग जरूर ही तुमसे खरीदेंगे। सुजाता अपनी बहन की बात अच्छे से सुन लेती है और अच्छे से समझकर उसे करने की ठान लेती है। अब उम्र के साथ साथ मदन लाल भी काम करते करते थक जाता था, तो वो भी सुजाता की मदद करने की सोचता है। वो मन ही मन, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी मैं इतना ही कमा पाता हूँ। खैर छोड़ो, मैं सुजाता को ही उसके काम में मदद कर दिया करूँगा। अब मदन लाल और सुजाता दोनों मिलकर बाजार से कच्चे आम खरीद कर लाते हैं, उनकी शॉर्टिंग करते हैं, खराब आम बाहर निकालते हैं और अच्छे आम लोगों को बेचने लगे। वो बड़ी मेहनत करते, हमेशा अच्छा ही सोचते। अब उन्होंने उनके घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया। सुजाता के आस पड़ोस के लोग वो बोर्ड देखते हैं और एक दिन सुजाता की पड़ोसन सुजाता का परिहास करने हेतु सुजाता से, सुजाता, तेरे घर के बाहर का बोर्ड देखकर मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं तुझसे ही आम खरीद लूं। क्या तुम मुझे 1 पाव आम दे सकती हो? मैंने सोचा बाहर से लाने से अच्छा है कि मैं अपने सहेली के पास से ही खरीद लूं। सुजाता को पड़ोसन की बात सुनकर हंसी आने लगती है। इतना ही नहीं, उसे बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी सुजाता उसे 1 पाव आम दे देती है। सुजाता बड़ी मेहनत करती थी, उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि वो लॉस में तो नहीं जाएगी। अब 2-3 दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी पड़ोसन के कारण उसे तरक्की करने का मौका मिल जाता है। सुजाता की पड़ोसन ने खरीदा 1 पाव आम इतना मीठा निकलता है कि वो पड़ोसन आसपास के लोगों को बताती है। तो एक दिन एक आदमी सुजाता के घर आकर, अरे नमस्ते सुजाता जी,
मैंने आपकी पड़ोसन रमा जी है ना, उनके मुंह से आपके जरिए बेचे जाने वाले आम की बड़ी तारीफ सुनी है। क्या आप मुझे 5 किलो आम दे सकती है? इस आदमी की बात सुन सुजाता का तो जैसे दिन ही बन जाता है। अब सुजाता जल्दी से 5 किलो आम उस आदमी को दे देती है। अब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे करते करते सुजाता पहली साल में ही 1 लाख से ज्यादा पैसा कमा लेती है। तो इस बात से मदनलाल और सुजाता बड़े ही खुश थे कि इस सीजन में उन्होंने अच्छी कमाई की। अब सुजाता अपनी बहन को कॉल करती है और उससे, दीदी आपने जैसे बताया था वैसे ही मैंने कच्चे आम खरीद कर उन्हें बेचा, तो मुझे बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला दीदी। लेकिन अब क्या पगली, अब तो तू फेमस हो जाएगी अच्छे आम वाले के नाम से, और हर साल तुझसे ही लोग अच्छे अच्छे आम खरीदेंगे। लेकिन दीदी अब तो आम का सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं हर सीजन के हिसाब से फल खरीद कर उन्हें बेचूं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तू तो बड़ी होशियार हो गई है मेरी छोटी बहना। दीदी अगर आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाती तो काश मैं ये कभी नहीं कर पाती। हाँ बस कर अभी। माँ पिताजी ने जो भी मुझे सिखाया था मैंने वही तुझे सिखाया है। सुजाता अच्छे आम के कारण पूरे शहर में फेमस हो चुकी थी। अब वो जो भी फल बेचने लाती वो हर कोई खरीदना चाहता था। पैसा आने के बाद भी सुजाता ने कभी भी किसी बात का घमंड नहीं किया, ना ही कोई लालच किस्म की बात की, और इसी कारण आज उसे बड़े सम्मान के साथ बेस्ट महिला उद्योजिका का अवार्ड दिया गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज नहीं तो कल सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है। जब तक मेहनत हमारे साथ है हम कभी हार नहीं सकते। किसी एक गांव में सुधा नाम की महिला रहा करती थी। उसको 2 बच्चे थे, सूरज और श्रावणी। एक रोड हादसे में सुधा के पति की मौत हो जाने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुधा पर आ गई थी। सुधा ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसने रोटी बेचने का व्यापार शुरू किया। सुधा ने बनाई हुई रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम हुआ करती थी। वो कभी भी लाभ की अपेक्षा ना करते हुए कम दामों में रोटियां बनाकर बेचा करती थी। सूरज और श्रावणी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। अपना होमवर्क पूरा होने के बाद वो अपनी माँ की मदद भी कर दिया करते थे। सूरज और श्रावणी के स्कूल के सामने ही एक नया पिज्ज़ा सेंटर खुला। पिज्ज़ा सेंटर वालों ने अपने खुद के पेम्पलेट भी छापे और गांव भर में बांटे। उससे पिज्ज़ा सेंटर का अच्छा प्रचार होने लगा। गांव में पहला पिज्ज़ा सेंटर होने के कारण लोग वहां पिज्ज़ा खाने के लिए भीड़ कर रहे थे। पिज्ज़ा खाने की चाहत और उसका लुभावना चित्र देखकर लोग आकर्षित होने लगे। लोग लाइन में खड़े रहकर पिज्ज़ा लेने लगे। तभी एक दिन स्कूल में श्रावणी की दोस्त सोना अपने दोस्तों को एक जगह बुलाकर बताती है, तुम्हें पता है कल मेरे पिताजी मुझे नया पिज्ज़ा सेंटर खुला है वहाँ लेकर गए थे। वहाँ इतना स्वादिष्ट और टेस्टी पिज्ज़ा मिलता है और वैरायटी तो इतनी होती है कि हम जल्दी चूज ही नहीं कर पाते। वो पिज्ज़ा सेंटर हमारे गांव में खुला, ये हमारी खुशनसीबी है। हाँ सोना, तुम सही कह रही हो। मैं भी कल मेरे माँ के साथ पिज्जा सेंटर जाऊंगा। एक बार तुम सब भी पिज्ज़ा सेंटर जाकर जरूर आओ। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। सोना की बात सुन श्रावणी घर आकर अपनी माँ से, माँ, मेरी दोस्त सोना का परिवार उस पिज्ज़ा सेंटर में पिज्ज़ा खाने के लिए गया था। सोना कहती है कि वहाँ का पिज्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप हमें कहीं नहीं लेकर जाती हो माँ, हमें भी पिज्ज़ा खाना है, प्लीज़ माँ। और किसी दिन हम जाएंगे बेटी। सुधा ने समझा बुझाकर श्रावणी को शांत किया। श्रावणी ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुधा सूरज से, देखो सूरज, सोनी छोटी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके दोस्तों की बातें सुनकर पिज्ज़ा खाने की जिद कर रही है। मगर तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता है ना, रोटियां बेचने से ही तो हमारा घर चलता है और पिज्ज़ा बहुत महंगा होता है जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तुम श्रावणी को समझाओ बेटा। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद सूरज का क्लासमेट रोहन का बर्थडे आया तो रोहन स्कूल में सबको पिज्ज़ा पार्टी देने लगा। उस दिन उसने पिज्ज़ा सूरज और श्रावणी को नहीं दिया। सूरज रोहन के पास आकर, रोहन, तुम मुझे पिज्जा नहीं दोगे तो भी चलेगा, मगर मेरे बहन को सिर्फ थोड़ा सा दे दो। बेचारी को बहुत दिनों से पिज्जा खाने का मन कर रहा था। सूरज की बातें सुन रोहन, तुम जैसे भिखारियों को देने के लिए क्या तुम्हारे माँ के हाथ की रोटियां समझ रहे हो? ये पिज्जा है, पिज्जा। इसे खाने के लिए नसीब होना चाहिए, समझे? चलो निकलो यहाँ से।
ऐसा कहकर रोहन वहां से चला गया। सूरज और श्रावणी भी घर वापस आ गए। तभी श्रावणी अपनी माँ से, माँ, आज हमारे स्कूल में सबने पिज्जा खाया, मगर रोहन ने हम दोनों को ही पिज्जा नहीं दिया। आज अगर आपने मुझे पिज्जा नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। श्रावणी रोते रोते अंदर कमरे में चली जाती है। तभी सुधा वहां खड़े खड़े सोचने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसने घर में बनाई हुई रोटी के ऊपर चीज, पनीर और सब्जियां डालकर एक रोटी पिज्जा बनाया, जो कि दुकान के बाहर लगाए हुए चित्र के समान ही था। और श्रावणी को बुलाकर सुधा, श्रावणी बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है, जरा खाकर देखो। मुझे ये बकवास रोटी पिज्जा नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा सेंटर का पिज्जा ही चाहिए। मैं तुम्हें कल किसी भी हालत में पिज्जा खिलाऊंगी बेटी। आज के लिए तुम इसे ही खा लो, बहुत रात हो चुकी है। मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ऐसा कहकर श्रावणी वहां से चली गई और श्रावणी भूखे पेट ही सो गई। भूखे पेट सोने के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी आधी रात को उठकर श्रावणी रोटी पिज्जा खाने लगी। सुधा यह सब दूर खड़ी रहकर देख रही थी और मन ही मन खुश हो गई। अगले दिन सुधा सूरज को अपने पास बुलाती है और उसे पैसे देकर, ये लो पैसे, स्कूल से घर आते समय इन पैसों से तुम दोनों के लिए पिज्जा खरीद कर लाना। माँ, ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? अपनी पड़ोसी मधु आंटी है ना, उनसे उधार लिए थे, थोड़े थोड़े करके चुकता कर दूंगी। श्रावणी पैसे मिलने की वजह से बहुत खुश हो गई। सूरज के साथ श्रावणी स्कूल चली जाती है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद सूरज श्रावणी को लेकर पिज्जा सेंटर चला जाता है। वहां जाते ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोककर, तुम अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास तो पैसे हैं ना। हमारे बॉस ने तुम जैसे को अंदर छोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया है। ये सुन श्रावणी रोने लगती है। ठीक है अंकल, हम यही खड़े रहते हैं, बस आप अंदर जाकर हमारे लिए इन पैसों से पिज्जा लेकर आइए। सूरज की बात सिक्योरिटी गार्ड को ठीक लगी और उसने सूरज से पैसे लेकर पिज्जा काउंटर से पिज्जा लाकर दिया। दोनों खुशी से घर आए। घर आते ही श्रावणी बड़ी खुशी से, चलो भैया, अब हम पिज्जा खाते हैं। ये लो। श्रावणी ने उसमें से एक स्लाइस निकालकर जल्दी से खा लिया और बॉक्स सूरज के सामने रख दिया। सूरज ने भी पिज्जा का एक स्लाइस उठाकर खा लिया। वो चुपचाप एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे। तभी सुधा वहां आकर, बच्चों, पिज्जा पसंद आया? माँ, इस पिज्जा से अच्छा तो तुम्हारा बनाया हुआ रोटी पिज्जा अच्छा है माँ। हाँ माँ, ये सूखी हुई रोटी की तरह लग रहा है। कल आपने बनाया हुआ रोटी पिज्जा तो बहुत ही अच्छा था माँ। मगर तुमने तो कल कोई रोटी पिज्जा खाया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये सुनकर श्रावणी, वो माँ, वो। ऐसा कहते ही सुधा जोर जोर से हंसने लगी। तभी सूरज अपनी माँ से, माँ, क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों के लिए रोटी पिज्जा बना कर दोगी? मैं कल तुम दोनों को रोटी पिज्जा बना कर दूंगी। अगले दिन सूरज और श्रावणी अपने टिफिन में रोटी पिज्जा लेकर गए। लंच टाइम में अपने दोस्तों को रोटी पिज्जा खिलाया। उतने में रोहन वहां आ जाता है। रोहन सूरज से, तुम रोटी बेचने वाले हो, इससे ज्यादा तुम क्या ला सकते हो? ये ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है, ये रोटी पिज्जा है। चाहो तो खाकर देख लो, ये तुम्हारे लाए हुए पिज्जा से कई गुना अच्छा है। रोहन एक रोटी पिज्जा का टुकड़ा उठाकर खाता है। तभी उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। तभी रोहन सूरज से, अरे हाँ सूरज, ये रोटी पिज्जा तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो। अरे रोहन, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। ऐसा कहकर सूरज और रोहन दोस्त बन गए। अगले ही दिन से सुधा अपने रेडी पर रोटियों के साथ साथ रोटी पिज्जा भी बनाकर बेचने लगी। सभी लोगों को रोटी पिज्जा बहुत अच्छा लगने लगा। लोग लाइन में खड़े होकर सुधा का बनाया रोटी पिज्जा खाने लगे। बहुत ही जल्दी वो पिज्जा सेंटर बंद हो गया और सुधा का रोटी पिज्जा बहुत फेमस हो गया। ये देख पिज्जा सेंटर का मालिक रविंद्र सुधा के पास आकर उससे एक रोटी पिज्जा खाता है और सुधा से, तुम्हारे इस रोटी पिज्जा से मेरा पिज्जे का दुकान बंद हुआ है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर जब मैंने तुम्हारा रोटी पिज्जा खाकर देखा तो मेरा सारा गुस्सा चला गया। सच में ये रोटी पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है।
वैसे मेरा पिज्जा का दुकान तो अब बंद हो गया है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे दुकान में ही अपने पिज्जे का दुकान लगा दो और मुझे तुम्हारे व्यापार में से थोड़ा हिस्सा दे देना। बाकी मार्केटिंग का काम मैं देख लूंगा। रविंद्र की बातें सुन सुधा बहुत खुश हो गई और झट से मान गई। ऐसे ही दिन ब दिन सुधा का रोटी पिज्जा बहुत मशहूर हुआ। स्वाद के साथ साथ मार्केटिंग अच्छा रहने के कारण बहुत कम समय में ही उसका पिज्जा का व्यवसाय बहुत बढ़ गया। उन्होंने बहुत पैसे कमाए और वो कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। अब सुधा ने झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनाया और बच्चों के साथ सुधा खुशी खुशी रहने लगी। उसका रोटी पिज्जा लोग बड़े चाव से खाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में बुरा समय तथा अच्छा समय हर किसी का आता है, लेकिन उससे हमें अपना संयम तथा विवेकशीलता नहीं खोनी चाहिए और अपने मेहनत के दम पर हर नामुमकिन काम मुमकिन करने का प्रयास करना चाहिए।